टॉपिक अवर 5th यूनिट ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। ठीक है, इसके अंदर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ISBN और ISSN है। ठीक है, तो इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस सिलेबस का, अच्छे से रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ISBN किसे कहते हैं, इसको प्रोनाउंस जो है किस तरीके से किया जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ISBN को प्रोनाउंस किया जाता है इस बैंड के नाम से। ठीक है, और इस फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और ये जो भी हमारी बुक होती है पब्लिश की जाती है या फिर एडिशन ऑफ बुक्स है, ये उसको दिया जाता है, बुक को दिया जाता है। ठीक है, ये एक यूनिक नंबर है जो मशीन के द्वारा रीडेबल किया जा सके। ठीक है, और ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो बुक है, बुक के अंदर जो मिस्टेक है उसको रोका जा सके। ठीक है, और ये जो नंबर है किसके द्वारा दिया जा रहा है आजकल, ये दिया जा रहा है ISO के द्वारा दिया जा रहा है। और ISO का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको लाइव अभी 30 ईयर से ज़्यादा हो गया है। और ये जो है ISBN, ये हर एक बुक को दिया जाता है। तो इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रीड करते हैं कि ये जो ISBN है इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जो ISBN है इसकी जो शुरुआत है, ये पब्लिशर है। कौन सी पब्लिशर, जैसे कि WH स्मिथ, ये पब्लिशर है 1960 में। ये लार्जेस्ट रिटेलर थे ग्रेट ब्रिटेन के। इन्होंने इसको क्रिएट किया था और इनको जो नाम दिया था वो ये है स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, और ये जब आया था 1966 में इसको डिज़ाइन किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया 1967 में विद 9 डिजिट। ठीक है, तो जो शुरुआत में आया ये 9 डिजिट के साथ आया। इसको बाद में एक्वायर किया ISO ने। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसने। और ये लेके आए ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर विद 10 डिजिट। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट एडिशन भी कहा जाता है कि इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो किसके द्वारा लाया गया, तो ISBN ISO के द्वारा लाया गया 1970 में। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है वो एक थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, बुक मार्केट रिसर्च एंड रैशनलाइजेशन इन बुक ट्रेड, जो कि हेल्ड की गई थी नवंबर 1966 में बर्लिन में। ठीक है, सबसे पहले इसको एड्रेस यहीं पर किया गया था। ठीक है, और किसके लिए, इसकी पब्लिसिटी के लिए कि वर्ल्ड में एक नंबर जो है वो फॉलो किया जाए बुक के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो है जो पब्लिशर हैं अदर, जैसे यूरोपियन पब्लिशर हैं और भी पब्लिशर हैं, फिर इन्होंने ध्यान दिया इसके ऊपर और एक यूनिक नंबर के ऊपर इसके हमारी बुक को एक आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए इंटरनेशनली, इसके ऊपर जोर दिया इन्होंने। ठीक, यहाँ पर 90 ऐसे ही हमारे UK के द्वारा और US के द्वारा ISBN पर जोर दिया गया। और जो है यूनाइटेड किंगडम में 1967 में जे विटेकर एंड सन्स लिमिटेड। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट में और 1968 में RR ब्रोकर्स के द्वारा ISBN को क्या दिया गया, नाम दिया गया। और इसी तरीके से UK में भी। तो इसके 3 इंटरनेशनल एजेंसी हम कह सकते हैं। एक तो तुम्हारी UK में थी, एक US में थी, और इंटरनेशनल एजेंसी एक इंडिया की भी है हमारी, राजा राम मोहन राय एजेंसी। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो ISBN है इंडिया में किसके द्वारा दिया जाता है, वो दिया जाता है तुम्हारा राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी के द्वारा। यहाँ पर मैंने फोटो भी लगा रखी है, अगर किसी को डिटेल में स्टडी करनी है तो लिंक भी मैंने यहाँ पर लिंक भी दे रखा है। ठीक है, वो यहाँ पर जाके स्टडी कर सकता है। तो इंडिया द्वारा कब दिया जा रहा था ये, इंडिया द्वारा जो ये ऑपरेशन में आया जनवरी 1985 में आया। ठीक है, इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो 1972 में किया गया था। एक मिनट। तो इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कोऑर्डिनेट करना, स्टैंडर्डाइज लाना ISBN के अंदर। ठीक है, ताकि यूनिक आइडेंटिटी मिले एक बुक को या एडिशन और पब्लिकेशन के लिए, स्पेसिफिक पब्लिकेशन इन वन स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए ये। अच्छा, जो इसके एडिशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पहला एडिशन तो हो गया तुम्हारा 1970 में जो ISO के द्वारा दिया गया। उसके बाद में इसका सेकेंड एडिशन 1978 में, थर्ड एडिशन 1992 में,
फोर्थ एडिशन 2005 में, और जो फिफ्थ एडिशन है वो 2007 में दिया गया। ठीक है। और जो आईएसओ के द्वारा पहले ये जो 9 डिजिट में था, आईएसओ के द्वारा इसको 10 डिजिट में पब्लिश किया गया। फिर इसके बाद में इसमें और अमेंडमेंट है, जो कि फिर 1 जनवरी 2017 से इसको जो 10 डिजिट है इसको कन्वर्ट कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया 13 डिजिट में। जो अब हम पढ़ेंगे 13 डिजिट का, वो क्या है उसका कैलकुलेशन भी सीखेंगे। जो मैं एजेंसी की बात कर रही थी, तो यूनाइटेड एजेंसी, जो यूनाइटेड स्टेट में कौन सी एजेंसी है, आरआर ब्रोकर के नाम से है। यूनाइटेड किंगडम की एजेंसी नेल्सन बुक सर्विस के नाम से है। और जो इंडिया में प्रोवाइड करा रही है आईएसबीएन, वो तुम्हारी राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी, ठीक है, सिंस 1985 से ये प्रोवाइड कर रही है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आईएसओ का ये कहाँ पर लोकेटेड है आईएसओ, तो ये लंदन में यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। आईएसबीएन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। सो आईएसबीएन इज अ यूनिक इंटरनेशनल आइडेंटिफायर फॉर मोनोग्राफिक पब्लिकेशन। ठीक है, ये एक आइडेंटिफायर है यूनिक। असाइन अ नंबर रिप्लेस इज हैंडलिंग लॉन्ग बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड। तो जितना भी लॉन्ग बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड था, इसको इसने रिप्लेस किया एक नंबर के थ्रू, ताकि मिस्टेक हमारी कम हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ इसने हमारा टाइम बचाया, सेविंग टाइम, और स्टाफ की कॉस्ट भी रिड्यूस करी। और जो कॉपिंग जो एरर होती थी हमारी बिब्लियोग्राफी में, उसको आईएसबीएन ने इसको भी रिड्यूस किया। Correct use of ISBN allow different products, forms and editions of a book, ठीक है, और whether printed, digital और differentiate clearly, ensuring that the customer receive the version that they require। अब जो ये ISBN है, ये डिफरेंट इसके जो है फॉर्म्स वो भी हैं, जैसे प्रिंटेड फॉर्म में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक, ISBN facilitate the compilation and updating the book trade directories and bibliographic database सच एज बुक इन प्रिंट कैटलॉग। ठीक है, इसके थ्रू क्या करता है, कंपाइलेशन और अपडेटिंग का काम भी करता है। और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बुक कैन बी फाउंड इजीली, और इसकी वजह से जो बुक है आसानी से फाउंड की जा सकती है। अनदर बेनिफिट, ऑर्डरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स इज मेनली एग्जीक्यूटेड बाय एसबीएन। दिस इज फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड ऑब्वियसली। ठीक है, अगला है, क्योंकि ये एक मशीन रीडेबल कोड होता है, नंबर होता है, तो आसानी से ये एक जगह से दूसरी जगह रिट्राइव किया जा सकता है, और इसमें मिस्टेक होने का भी बहुत कम चांस रहता है। ठीक है, 13 डिजिट का ये बार कोड होता है, बार कोड में इसको शो किया जाता है। द नेशनल लैंडिंग राइट्स इन सम कंट्रीज इज बेस्ड ऑन आईएसबीएन। तो जो लैंडिंग राइट्स है वो भी तुम्हारे किस पे बेस्ड है, कुछ कंट्रीज में आईएसबीएन के ऊपर ही बेस है। सच स्कीम्स अनेबल ऑथर्स एंड इलस्ट्रेटर टू रिसीव पेमेंट्स proportionate to the numbers of times and that their books are lent out by the public libraries। ठीक है, many publishing and supplying chain systems are based on ISBN। तो जो सप्लाइंग है और पब्लिशिंग चेन है तुम्हारी, ये सिस्टम भी तुम्हारे किस पे बेस है, आईएसबीएन के ऊपर ही बेस है। अब जो आईएसबीएन है वो किस किस पब्लिकेशन को दिया जा सकता है या दिया जाता है, अगर हम बात करें तो ये हमारी प्रिंटेड बुक और पैम्पलेट को दिया जा सकता है या दिया जाता है। हमारी जितनी भी ब्रेल पब्लिकेशन है या ऑडियो बुक है, उसके लिए भी एलिजिबल होता है एसबीएन। जो डिजिटल पब्लिकेशन है तुम्हारी ई बुक्स हो गई, ठीक है, और फिजिकल कैरियर सच एज मशीन रीडेबल टेप्स है, तुम्हारी डिस्केट्स है, सीडी रोम्स है, ठीक है, इनको भी दिया जाता है। माइक्रोफिल्म पब्लिकेशन है, तुम्हारे मैप हो गए, एटलस हो गए, ये सब के तुम्हारे क्या है, एलिजिबल है पब्लिकेशन किसके लिए, आईएसबीएन के लिए। और भी बहुत सारे यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, तुम्हारे इंडिविजुअल आर्टिकल्स हो गए, ये सब आर्ट्स बुक हो गई, इलस्ट्रेटेड बुक्स हो गई, ठीक, जिसका टाइटल भी है, वो सब के सब एलिजिबल है आईएसबीएन के नंबर के लिए, क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से पब्लिकेशन एलिजिबल है और कौन से नहीं है, वो डिस्कस करना भी ज़रूरी है। तो जितनी भी तुम्हारी प्रिंटेड म्यूजिक है वो इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तुम्हारे आर्ट प्रिंट्स है, आर्ट फोल्डर्स विदाउट टाइटल, जिसका टाइटल नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पर्सनल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि तुम्हारा करिकुलम वेटे है या पर्सनल प्रोफाइल है, उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है आईएसबीएन। तो तुम्हारे ग्रीटिंग कार्ड्स, म्यूजिक रिकॉर्ड्स, फिल्म्स, डीवीडी, डिजिटल बुलेटिन बोर्ड्स, तुम्हारे ईमेल्स हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, ये एलिजिबल नहीं है आईएसबीएन के लिए। आईएसबीएन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो इसको हम ब्रॉडली 5 डिवाइड में डिवाइड कर सकते हैं। उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे कि मैंने बताया कि 1 जनवरी 2007 से पहले कितना था, ये आईएसबीएन के डिजिट 10 थे, ठीक है। 1 जनवरी 2000 के बाद कितने हो गए, 13 डिजिट हो गए। तो 13 डिजिट को ही हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे। तो पहला एलिमेंट क्या है तुम्हारा, GS1, EN के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। GS1 एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड कराती है। इसमें 3 डिजिट इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। वो 3 डिजिट कौन कौन से हैं तुम्हारे, वो 3 डिजिट है तुम्हारे 978 और 979, ठीक है। ये दो हैं। ये क्या है तुम्हारे, ये ध्यान रखना कि ये प्रीफिक्स है, पहले ये फिक्स है। एक तो तुम्हारा ये वाला डिजिट फर्स्ट एलिमेंट और तुम्हारा चेक डिजिट, ये दोनों फिक्स है। और बीच की जो बाकी के 3 है तुम्हारे, वो क्या है, वेरिएबल, डिपेंड करता है उनके बिब्लियोग्राफी के ऊपर, ठीक। अगला जो पहला एलिमेंट तुम्हारा ये हो गया। दूसरा एलिमेंट है तुम्हारा जो कहलाता है रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट। इसके अंदर कितने डिजिट होते हैं, अप टू 5 डिजिट इसके अंदर आ सकते हैं। और डिपेंड कर इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ आईएसबीएन आइडेंटिफाई द कंट्री, जोग्राफिकल रिलीजन एंड लैंग्वेज एरिया पार्टिसिपेटिंग इन द आईएसबीएन सिस्टम, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन किसके अंदर आएगी, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट के अंदर आएगी। तो सब मेंबर्स ऑफ आईएसबीएन सिस्टम फ्रॉम लैंग्वेज एरिया, जैसे कि एग्जांपल के लिए रजिस्ट्रेशन ग्रुप नंबर 3, तो 3 इज फॉर जर्मन लैंग्वेज ग्रुप्स, ठीक है। ये इसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है। तो रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट में जो ये 9 2 है, ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट ही है। अगला एलिमेंट है तुम्हारा रजिस्ट्रेंट एलिमेंट, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेंट एलिमेंट है, इसके अंदर कितने डिजिट कंपाइल करे जा सकते हैं, वो है 7 डिजिट, ठीक है। 7 डिजिट तक इसके अंदर नंबर आ सकते हैं तुम्हारे। और ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, तो द थर्ड एलिमेंट ऑफ आईएसबीएन आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पब्लिशर और इम्प्रिंट विद इन अ रजिस्ट्रेशन ग्रुप, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराता है। The publishers with the largest expected title outputs are assigned and the shortest registration element and vice versa, इसका अपोजिट भी है। अगला जो तुम्हारा एलिमेंट है आईएसबीएन का, वो है पब्लिकेशन एलिमेंट, ठीक है। जो फोर्थ एलिमेंट कहलाता है ये तुम्हारा। और इसके अंदर जो डिजिट है वो कंप्राइज किए जा सकते हैं तुम्हारे 6 डिजिट। तो 6 डिजिट तक तुम्हारे किसके अंदर आता है, पब्लिकेशन एलिमेंट। डिपेंड करता है ये आईएसबीएन के ऊपर कि वो यहाँ पर कितने डिजिट शो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कितने लिए, हमने 2 डिजिट ले रखे हैं एग्जाम्पल के लिए। अगला है तुम्हारा चेक डिजिट। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी कि आपको चेक डिजिट निकालना है इस आईएसबीएन का। तो जो चेक डिजिट है ये एक सिंगल डिजिट होता है यहाँ पर। और इसको कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर रीड करेंगे और कर भी रहे हैं। देखो ये आईएसबीएन के 12 डिजिट यहाँ पे शो कर रखे हैं, 978929505512। ये 12 डिजिट है। और जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमें इसका चेक चेक डिजिट नंबर कैलकुलेट करके निकालना है। तो कैसे करते हैं इसमें, अगर देखो पहले क्या था, ये 10 डिजिट था, तो वहां पर जो इसका मॉड्यूल था 9 से मल्टी कर देते हैं हम। अब 13 है तो हम इसको 1 और 3 से मल्टी करते हैं, 1 बाय 1 करके। द चेक डिजिट इज इक्वल टू 10 माइनस द रिमाइंडर रिजल्टिंग द डिवीजन ऑफ द सम ऑफ वेटेड प्रोडक्ट ऑफ द 12 डिजिट बाय 10 विद वन एक्सेप्शन। तो इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है कि अगर हमारे पास रिमाइंडर में कैलकुलेट करने के बाद, माइनस करने के बाद अगर 10 आता है, तो जो इसका 10 का जो 0 है ना, इसी को ही हम चेक डिजिट का नंबर मानेंगे 0, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो पहला स्टेप ये है कि डिटरमाइन द सम ऑफ वेटेड प्रोडक्ट्स फॉर द फर्स्ट 12 डिजिट आईएसबीएन, ठीक है। तो जो सम है इसका वो निकालेंगे। तो जैसे हमारा ऊपर आईएसबीएन का डिजिट दे रखा है 97892, ये सब डिजिट दे रखा है। ऊपर मैंने इसके एलिमेंट भी डिफाइन कर रखे हैं ताकि आपको इजी हो, ठीक है। ईएन नंबर, ईएन नंबर मतलब क्या है, इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर, ठीक है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। तो 9 को पहले जो डिजिट है उसको पहले 1 से मल्टी करेंगे। 9 को 1 से मल्टी किया, 9 आया, ठीक है। फिर सेकेंड डिजिट है तुम्हारा 7, 7 को 3 से मल्टी किया, फिर 21। एक फॉर्मेट है जिसके हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पहले डिजिट को हमने 1 से मल्टी किया, दूसरे डिजिट को 3 से, तीसरे डिजिट को फिर 1 से, फोर्थ डिजिट को फिर 3 से, ठीक है। इसी तरीके से डिजिट का मल्टी करेंगे और लास्ट में ये प्रोडक्ट का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इन सबको अगर हमने प्लस किया है
तो कितना आया है, 126 आया है। तो 126 को हम किससे डिवाइड करेंगे, चेक डिजिट निकालने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। तो हमने डिस्कस किया था ना कि 10 मॉड्यूलर से हम इसका चेक डिजिट निकालते हैं, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 6। अब जो ये रिमाइंडर 6 बचा है, इसको हम 10 से माइनस करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या, थर्ड स्टेप क्या है तुम्हारा, कि इस 10 को 6 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आया, 4। ये जो 4 है यही तुम्हारा ISBN का चेक डिजिट नंबर है। आई होप कि तुमको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया हो, बहुत इजी है। अब इसके स्टेप्स और इसके जो ये है रूल्स हैं, इसको याद रखना। अगला है तुम्हारा ISSN। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। तो सबसे पहले इसका सीरियल नंबर है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीरियल किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिख भी रखा है कि सीरियल्स आर प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड पब्लिकेशन इश्यूड इन पार्ट यूजुअली बियरिंग इश्यू नंबर और डेट्स, और सीरियल इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू आइडेंटिफिकली। ठीक है, तो ये कंटिन्यू होनी चाहिए तुम्हारी। तो सीरियल्स में क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे तुम्हारी मैगजीन हो गई, तुम्हारे न्यूज़पेपर हो गए, एनुअल्स हो गए। एनुअल्स के अंदर जैसे तुम्हारे रिपोर्ट्स, ईयर बुक, डायरेक्टरीज, ठीक है, ये कंटिन्यूली पब्लिश हो रहे हैं। तुम्हारे तुम्हारे जर्नल्स है, मेमोर्स है, प्रोसीडिंग्स है, एक मोनोग्राफिक सीरीज है, ये सब किस में आएंगे, तुम्हारे सीरियल्स के अंदर ही आते हैं। अब ISSN, तो जो ISSN है इज अ वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफिकेशन कोड है, जो कि यूज किया जाता है पब्लिशर या सप्लायर, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन सर्विसेज या बार कोडिंग सिस्टम या यूनियन कैटलॉग के थ्रू। ठीक है, फॉर साइटेशन एंड रिट्राइवल ऑफ सीरियल्स सच एज, किसके लिए, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़ लेटर्स, डायरेक्टरीज और भी हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको रिट्राइव करने के लिए क्या बेनिफिट है इसका, द बेनिफिट ऑफ हैविंग ISSN इंक्लूड इंटरनेशनल पब्लिसिटी and recognition of serials by atomic inclusion in the इंटरनेशनल सीरियल डायरेक्टरी डाटाबेस। ठीक है, तो इसको इंटरनेशनली पब्लिसिटी मिल जाती है, ये इसका बेनिफिट है। और दूसरा क्या था, ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है तुम्हारा इंटरनेशनल सीरियल डायरेक्टरी डाटाबेस के अंदर। अगर हम बात करें ISSN के इंडिया में सेंटर की के कहाँ पर है, तो टोटल ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो टोटल है ये 89, जिसमें से एक इंडिया का भी है, जो जाना जाता है तुम्हारे किस नाम से, निस्पर में। ये जो निस्पर है ये प्रोवाइड कराता है तुम्हारा ISSN। ठीक है, द ISSN इंडियन सेंटर एट नेशनल साइंस लाइब्रेरी निस्पर, जो कि पहले जाना जाता था निस के नाम से, दिल्ली में है यहाँ पर ये। ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है तुम्हारा ISSN। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग SISN टू सीरियल पब्लिश इन इंडिया। तो जितने भी सीरियल्स पब्लिश होते हैं इंडिया में, यही है जो आपको ISSN प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और द सेंटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूइंग Indian records to the world database of ISSN number known as ISSN registers maintained by ISSN International Center। तो इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर है, ये पेरिस में है। सिंस 1986 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। तो अभी अगर कोई पूछे कि निस्पर का फुल फॉर्म क्या है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, हैज़ बीन डिजाइन एट द नेशनल सेंटर फॉर असाइनिंग ISSN टू सीरियल पब्लिकेशन पब्लिश इन इंडिया। अगर बात करें इसके करंट के अब तक के कितने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा जा चुके हैं 2022 में ISSN, तो वो टोटल है 511। और अगर 1986 से बात करें 2022 तक की, तो इतने नंबर 25,306 अब तक ISSN प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ये ISSN नंबर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। इसके होम पेज की बात करें तो ये है होम पेज। आपको डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये लिंक है, इस पर आप क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको ISSN के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन की कैसे लिया जाता है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब दे रखा है। ठीक है, जैसे हमने ISBN के बारे में डिस्कस किया था, ISSN को भी करेंगे। तो इसके अंदर टोटल डिजिट जो है कितने हैं तुम्हारे, हैं 8 डिजिट। 4 नंबर का दो दो ग्रुप में से डिवाइड कर रखा है। सेपरेट करने के लिए हाइफन यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो हाइफन है 1 2 3 हाइफन फिर 4 5 6 0, यही ISSN है हमारा। इसमें भी चेक डिजिट है जो कि बेस करती है तुम्हारे 7 प्रीसीडिंग डिजिट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में इसको कैलकुलेट किया जाता है।
और इसका जो लास्ट डिजिट है वो चेक डिजिट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो भी कर रखा है कि किस तरीके से। आईएसएसएन का रोल क्या है, इस एक मिनट, यहाँ पर ये ऊपर जो दे रखा है आईएसएसएन का नंबर दे रखा है 8 डिजिट का, और ये अगर इसको बारकोड में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके प्रीफिक्स नंबर है आईएसएसएन के 977। जो सेकंड ग्रुप है वो क्या कहलाता है, आईएसएसएन नंबर माइनस डिजिट चेक डिजिट। ठीक है, ये वाला जो है इसके नेक्स्ट वाला सीक्वेंस वेरिएंट है, और जो लास्ट वाला है 8 ये क्या है तुम्हारा ईएन चेक डिजिट है। आईएसएसएन के रोल की अगर हम बात करें तो इसका रोल यही है कि वो पब्लिकेशन को आइडेंटिफाई करे कि किस तरीके का है ये। और इसके अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसके 3 फॉर्म है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड, और एक और है तीसरा लिंक। ठीक है, LISSN। तो जो अलग अलग पब्लिश है तुम्हारे आईएसएसएन जो प्रोवाइड किए गए हैं नंबर को के वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक को भी प्रोवाइड किए गए हैं और प्रिंटेड कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड किए गए, तो इनको मर्ज करने के लिए लिंक आईएसएसएन भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो रोल की हम बात कर रहे थे, तो इट इज अ डिजिटल कोड विदाउट एनी इंटरेस्टिंग मीनिंग। वो क्या है, इट डज नॉट इंक्लूड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन एंड कंटेंट ऑफ द पब्लिकेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक है, आईएसएसएन। और क्या है, द इट डज नॉट गारंटी द क्वालिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द कंटेंट। तो फिर क्या करता है ये, तो आईएसएसएन इज एसोसिएटेड विद द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। ये किससे एसोसिएटेड है, सिर्फ टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। अगर टाइटल में कोई चेंज हो जाता है तो दूसरा नया आईएसएसएन नंबर दिया जाता है। ठीक है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट एडिशन आ रहे हैं उसके तो भी नया आपका आईएसएन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, इफ द पब्लिकेशन इज मॉडिफाइड सिग्निफिकेंटली a new ISSN must be assigned. ISSN डिस्टिंग्विश अ पर्टिकुलर सीरियल फ्रॉम अदर्स। तो एक सीरियल से दूसरे सीरियल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। आईएसएसएन ऑल्सो हेल्प, ये किस किस को हेल्प करता है, हमारे लाइब्रेरी पैटर्न्स लाइब्रेरीज को, और जो भी तुम्हारे ये हैंडल करते हैं सीरियल्स को उन सबको हेल्प करता है। कौन कौन जो है आईएसएसएन ऑब्टेन कर सकता है, तो एनी न्यू प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स वो फर्स्ट इशूज इज ऑलरेडी फॉर पब्लिकेशन एंड ऑलरेडी पब्लिश, रेडी फॉर पब्लिकेशन एंड ऑलरेडी पब्लिश। ठीक है, कोई भी नया प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक जर्नल जिसका फर्स्ट इशू या तो पब्लिश हो गया हो या फिर रेडी हो पब्लिकेशन के लिए, उसको आईएसएसएन प्रोवाइड किया जाएगा। any an existing serial publication which does not have ISSN। ठीक है, कोई सीरियल पब्लिकेशन हो उसके पास आईएसएसएन ना हो तो उसको भी प्रोवाइड कराया जाएगा, वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एक प्रॉपर चेन के थ्रू, सिस्टम के थ्रू। और चेंज सीरियल टाइटल, अगर उसके सीरियल के टाइटल को चेंज होता है, ठीक है, तो भी उसको नया आईएसएसएन प्रोवाइड कराया जाएगा। अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, द ISSN नेशनल सेंटर assign ISSN to publication assigned by publisher located in their own country। ठीक है, तो जो भी ISSN नेशनल सेंटर उनकी कंट्री में मौजूद है वो क्या करेगा, ये ISSN प्रोवाइड करेगा पब्लिशर। ठीक है, इस अगर कंट्री के पास कोई अपना सेंटर नहीं है, नेशनल सेंटर नहीं है, तो ISSN इंटरनेशनल सेंटर है, वो असाइन कराता है तुम्हारा ISSN। The publisher is asked to attach certain information and supporting document to its publication। तो ये जो information है वो तो fulfill करनी पड़ेगी उनको। ठीक है, an application for an ISSN can be submitted up to 3 months before a publication is released। ठीक है, तो 3 मंथ पहले ही उनको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी आईएसएसएन लेने के लिए। इफ द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड डेमोन्स्ट्रेट दैट द प्रोजेक्ट इज सफिशिएंट एडवांस, तो उनको क्या है, द आईएसएसएन असाइन इज ओनली ड्यूली रजिस्टर्ड इन आईएसएसएन। अगर किसी को आईएसएसएन चाहिए तो वो एक पोर्टल है आईएसएसएन इंटरनेशनल पोर्टल, तो यहाँ पर पहले उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद में उनको ये मिलेगा। स्पेसिफिक रूल्स भी हैं तुम्हारे जो सीडी रोम के पब्लिकेशन के लिए किए जाते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन रिसोर्सेज आर यूजुअली नॉट आईएसएसएन असाइन अहेड ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, जो तुम्हारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, पहले पब्लिकेशन से पहले आईएसएसएन नहीं दिया जाएगा, पहले उनको पब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको आईएसएसएन प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर कोई जर्नल है तो उसको आईएसएसएन नंबर चाहिए, तो उसके लिए क्या है, मिनिमम 5
5 आर्टिकल्स जो हैं कंसीडर किए जाएंगे जर्नल के अंदर। कम से कम 5 आर्टिकल जर्नल के अंदर होने चाहिए, तभी उसको ISSN प्रोवाइड कराया जाएगा। चेंजिंग इन ISSN, तो कौन कौन से वो कंडीशन है जिसके अंदर ISSN नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, कौन कौन सी चेंजिंग कंडीशंस है। तो अ न्यू ISSN मस्ट बी अप्लाइड, 2 केस में उनको प्रोवाइड कराया जाएगा ISSN। तो पहला है द पब्लिकेशन मीडियम चेंज, ठीक है, अगर उसका मीडियम चेंज हो रहा है, प्रिंट मैगजीन से वो ऑनलाइन मैगजीन में जा रहा है, ठीक, तो पहली कंडीशन ये है जो उसको ISSN प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरा है कि उसका टाइटल में चेंजेस आ जाए, ठीक है। और अदर जो केसेस है जिसमें चेंज नहीं होता ISSN नंबर, अगर कोई पब्लिशर चेंज हो जाए, ठीक है, चेंज इन पब्लिकेशन लोकेशन, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन एडिटोरियल पॉलिसी, तो डू नॉट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ ISSN, ठीक। और कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, जैसे कि तुम्हारे द पब्लिकेशन मर्ज विद अदर टाइटल, ठीक है, किसी और टाइटल के साथ मर्ज हो रहा है तो ISSN प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट और पब्लिश्ड, जो उनके पास सप्लीमेंट है वो उन्होंने पब्लिश किए हैं तो उनको ISSN प्रोवाइड किया जाएगा। और अदर एडिशंस और लॉन्च, ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर ISSN प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया है आपका टॉपिक, ठीक है। आई होप का आपको समझ में आया हो, ISBN और ISSN दोनों ही समझ में आ गए हो। मैंने इसकी हिस्ट्री और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ से ये प्रोवाइड कराया जाता है ISSN और ISBN, इंडिया में एजेंसी कहाँ पर है, ये सब डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैम चेक डिजिट वाला एक बार क्वेश्चन करा दो दोबारा। चेक डिजिट, ठीक है। ठीक है, तो चेक डिजिट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 12 डिजिट उन्होंने दे रखे होंगे, हमें उसका 13 डिजिट कैलकुलेट कर रहा है। तो जो उन्होंने 12 डिजिट दे रखे हैं, जैसे 9 7 8 9, ये 12 डिजिट है, इसको ग्रुप में भी डिवाइड कर रखा है, EAN, रजिस्ट्रेशन ग्रुप, रजिस्ट्रांट ग्रुप, पब्लिकेशन एलिमेंट, चेक डिजिट, और चेक डिजिट ही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको सबसे पहले 1, फिर जो सेकंड डिजिट है 3, इसे मल्टी करेंगे, ठीक है। जैसे 9 है, 9 को 1 से मल्टी किया, 9 आया। 7 है, 7 को 3 से मल्टी किया, 21। 8 को 1 से मल्टी किया, 8। 9 को 3 से मल्टी किया, 27। इसी तरीके से आगे तक इसको 1 और 3, 1 और 3 एक सीक्वेंस में मल्टी करेंगे। और जो तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा, जैसे ये 9 है, ये जितने भी नंबर है नीचे थर्ड लाइन में, इन सबका क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम, ठीक है। प्लस करने पे जो हमारा डिजिट आया है वो 126 है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था इसका 10 मॉड्यूलर पे ये बेस है, तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा 126 आया है तो इसको हमने 10 से डिवाइड किया, तो तुम्हारा जो रिमाइंडर है वो 6 बच रहा है। इन केस अगर तुम्हारा रिमाइंडर 10 0 बच रहा है, 10 आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, जो लास्ट का जो डिजिट है ना 0, यही तुम्हारा 10 डिजिट है। जो एक एक्सेप्शनल केस था ना, वो हमने शुरू में डिस्कस किया था, वही, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा आया है कितना, रिमाइंडर 6। अब तुम्हें क्या करना है, इसको 10 से माइनस करना है, ठीक है। तो अगर तुम 10 से माइनस करोगे 6 को, तो तुम्हारे कितना आंसर आ रहा है, 4। तो जो 4 है, यही तुम्हारा क्या है, चेक डिजिट नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको मल्टी करना है 1 और 3 से, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको प्लस करना है, फिर उसको 10 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको 10 से माइनस करना है। आई होप आपको समझ में आया हो, सिंपल 3 स्टेप है, यस मैम। इजीली हो जाएगा। मैम वेट हमेशा 1 और 3 रहेगा। हाँ, उसको हमको ओके 1 और मैम। 3 से ही मल्टी करना है, और ये सबसे पहले 1 लेना फिर 3। थैंक यू मैम। मैम एक बार ISSN भी समझा दो दोबारा से, बारकोड वाला ही। मैम मैम ये जो ISBN नंबर है वो हमेशा एग्जाम में दी हुई रहेगी ना? हाँ, ये एग्जाम में आपको दी हुई रहेगी ये डिजिट, और आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। आपको ऐसे ही स्टेप भी लिखना है। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देना, ठीक है, ओके मैम। उसके बाद में इसको कैलकुलेशन का करना काम। ओके 1 3 मैम इज द एक बार कांस्टेंट। यस, 1 वेट जो है मैम वो कांस्टेंट रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। 1 3 हाँ 1 3 1 3, हाँ यस ओके यस 1 3 ही रहेगा। और ओके एग्जाम मैम में ये 12 डिजिट ISSN का एक ही बार पूछेंगे। एक्सप्लेन कर दो।
क्या मैम आप क्या कह रहे थे एग्जाम में? एग्जाम में ये 13 डिजिट का ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। मैम मैम इस टाइप से ISSN का एक बार एक्सप्लेन कर दो। डिवाइड द सम ऑफ द वेटेड प्रोडक्ट, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा पूरा। हाँ, ये सब लिखना पड़ेगा एज इट इज, जैसे ये दिखाई दे रही है ना स्लाइड, ऐसे ही लिखना है। ओके मैम। ठीक है। मैम ISSN में जिसमें Yes, बारकोड yes. आपने एक्सप्लेन किया है उसे एक्सप्लेन कर दो एक बार और, जिसमें सारा आपने ये। बता रखा है, ये ISSN नंबर है और ये प्रीफिन और ये सब कुछ एक बार एक्सप्लेन कर दो। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है ना आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर ये Yes, जो ma'am, है हो ये रही है। 8 डिजिट, हाँ 8 डिजिट का नंबर होता है तुम्हारा ISSN, जो कि 2 ग्रुप में डिवाइड होता है 4-4 करके, ठीक है। फर्स्ट टू 4 और 4 टू 8 इस तरीके से। तो लास्ट वाला है तुम्हारा चेक डिजिट है, ठीक। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, समटाइम इसको एक्स से भी डिनोट करते हैं। क्या किस लिए करते हैं, अगर इनकेस हमारे लास्ट में जो नंबर है कंप्यूटिंग करने के बाद अगर 10 आ रहा है तो इसको अवॉइड करने के लिए तुम क्या लिखते हो, एफ लिख देते हो। तो चेक डिजिट हमारा 1 2 3 आ रहा है, तो इस तरीके से वो यहाँ पर लास्ट में इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये ISSN कैलकुलेशन के लिए नहीं आएगा, बट इसके बारे में तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सम टाइम ये हाइफन से क्या होता है, ये एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, और कई बार ये हाइफन यूज नहीं किया जाता, कई बार किया जाता है। तो जो ISSN है इसका जो पहला अलग है, बार कोड में है ये, जैसे यहाँ प्रीफिक्स फॉर ISSN है तो 977 ये प्रीफिक्स है। इसके बाद में तुम्हारा ISSN नंबर माइनस चेक डिजिट ये है, दूसरा ग्रुप ये है। तीसरा है तुम्हारा सीक्वेंस वेरिएंट, ये 00, और चौथा है तुम्हारा 8। अगर तुम ऊपर देखो ये 0 1 2 3, ये 0 1 2 3, ठीक है। 4 5 6, ये ऊपर ये लास्ट का 0 है, इन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। 6 तक तुम्हारे क्या है, ये ISSN नंबर माइनस चेक डिजिट। और ये 00 क्या है तुम्हारा सीक्वेंस वेरिएंट, ये ऊपर का ही है, नीचे जिसको एलेबरेट किया है इसको खोल के दिखाया है, ठीक है। 01 क्या है, ये इश्यू नंबर है, ये दिखाई दे रहा है 01, ये इसका इश्यू नंबर है ISSN नंबर का। तो जैसे तुम्हारे सीरियल पब्लिकेशन होता है ना, उसका इश्यू नंबर 1 2 3, जो तुम्हारे क्वार्टरली पब्लिश हो रहे हैं या फिर मंथली पब्लिश हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तो ये इश्यू नंबर है उसका, ये EN चेक डिजिट है। एनीथिंग एल्स? बस मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। पेपर के लिए बिल्कुल नहीं डरना है, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम।